Hello students, today we are going to investigate what is the electric potential energy of an electric dipole which is placed in a uniform electric field. किसी भी डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, वो ये है कि जो है जो डायपोल था हमारे पास, जब उसे किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पर फोर्स ना लग के एक कपल ऑफ फोर्स लगता है जिसको कहते हैं हम टॉर्क, और उस टॉर्क की वैल्यू आई थी P क्रॉस E, और उसी डेरिवेशन को जब आप मैग्नीट्यूड में लिखते हैं वेक्टर फॉर्म के अलावा तो वो आया था P साइन थीटा। अब हमने क्या किया है, इस डायपोल को उठा के किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो अब since dipole is made of charges, opposite charges, and there is a field, तो फोर्स तो लगेगा ही, और वो टॉर्क की हमने कैलकुलेशन कर ली। अब जब इस डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लाए हैं, ठीक है, तो मान लिया वो एंगल थीटा बनाते हुए हमने इसको रखा। अब एनर्जी निकालने के लिए हमें वर्क डन पता होना चाहिए। वी मस्ट नो अबाउट द वर्क डन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एनर्जी, एज वर्क डन इज एनर्जी। वर्क डन पता होने के लिए आपको एक सिंपल सा फार्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई वर्क डन का सिंपल सा फार्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको फोर्स पता है जो कि यहाँ पर टॉर्क है, और डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पता। यानी जो इनिशियली रखा हुआ था हमारे पास डायपोल, तो वो जिस भी पोजीशन पे रखा हुआ है उसको हमें उसकी पोजीशन से हटाना है। हटाने का मतलब क्या है, उसकी पोजीशन को डिस्प्लेस करना है। जब तक वो नहीं करेंगे हमें वर्क डन नहीं मिलेगा, और वही वर्क डन होगा स्टोर उस डायपोल में उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जैसे मेरे पास एक ये डस्टर रखा हुआ है रेस्ट पे, ठीक है, इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट को अपोज करता है और ये मोशन शुरू हो जाता है, ये एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चला गया। तो हमने वर्क डन किया, यही वर्क डन इस डिस्टर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। ऐसे ही इस डायपोल को जब हम रोटेट करेंगे अगेंस्ट द डायपोल मोमेंट थ्रू एनी स्मॉल एंगल d थीटा, देन द वर्क डन, स्मॉल वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ फोर्स ना होकर टॉर्क है और डिस्प्लेसमेंट हमने कहा डी थीटा। फिर से सुन लीजिए, इफ द डायपोल इज रोटेटेड थ्रू एन स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट इट्स डायपोल मोमेंट P, देन द वर्क डन, फोर्स ऑफ कपल दैट इज टॉर्क इनटू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक, टाउ की वैल्यू, देन द ओवरऑल अगर हम कहें, सपोज हम टाउ की वैल्यू लिख देते हैं पहले P sin थीटा d theta. This is the small work done in rotating the dipole through an angle d theta. Now, suppose the dipole is rotated initially from a position theta 1 to theta 2. Then what will be the total amount of work done? पहले वो theta 1 पे था, अब theta 2 तक हमने उसको rotate कर दिया। We simply integrate this work done from a position theta 1 to theta 2 in order to find out the total work done. dw का इंटीग्रेशन w, p कांस्टेंट है, डायपोल मोमेंट E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, वो भी कांस्टेंट, उसका इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। इंटीग्रेशन में कौन सी क्वांटिटी जाएगी, साइन थीटा d थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos थीटा। लिमिट लग गई थीटा 1 टू थीटा 2। अब लिमिट जो लगाई है हमने उसको हम उतारते हैं लिमिट। पहले कौन सी नीचे आएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, P माइनस cos थीटा 1 माइनस, बीच में लगेगा और माइनस पहले से लगा है तो वो प्लस हो जाएगा cos थीटा, सॉरी अपर लिमिट पहले आएगी फिर लोअर लिमिट आएगी cos थीटा 1। तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी P इक्वल टू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। This is the work done on the dipole in rotating the dipole
फ्रॉम ए पोजीशन θ1 टू θ2। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो वर्क डन था, बहुत बुक्स में आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि अगर हम इस माइनस को कॉमन ले लें तो ये टर्म हो जाएगा, वही θ2 पहले आ जाएगा और θ1 बाद में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क इज डन ऑन द बॉडी, हेंस दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यही उस बॉडी के ऊपर किया गया काम है जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक, मान लिया जो इनिशियल पोजीशन थी इस डायपोल की, वो θ1 जो थी वो 90 डिग्री थी, और फाइनली उसको किसी एंगल थीटा तक हम लाए, तब इस इक्वेशन में हम θ1 की जगह पे 90 डिग्री लिख दें, θ2 की जगह पे थीटा लिख दें, तो हमें वर्क डन क्या मिल जाएगा, -PE cos θ2 मतलब cos थीटा और cos 90 हो गया 0। तो यही वर्क डन हमें मिल गया उस डायपोल का जो इनिशियली 90 डिग्री पर था और उसको रोटेट किया था थ्रू एन एंगल थीटा। ठीक, तो यही वर्क डन उस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, इसलिए U इक्वल टू W इक्वल टू -PE cos थीटा। U represents the potential energy of the dipole which is put in a uniform electric field. Now, जैसे हमने डायपोल के लिए एक स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन निकाली थी, वैसे ही यहाँ भी हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन निकालेंगे। यहाँ पर हम 3 केस लगाते हैं ये फाइनल एक्सप्रेशन पर। पहला केस ये लगाते हैं कि ये जो cos थीटा है, इफ थीटा हो जाए 0, इफ थीटा हो जाए 0, तो जब ये थीटा 0 हो जाएगा तो cos 0 की वैल्यू 1, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, -PE। इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी इज इन दिस कंडीशन द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ठीक है, इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक, क्योंकि माइनस लगा हुआ। दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इन केस 1 θ1 इज इक्वल टू 0। इस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो गई वो मिनिमम हो गई, और यही पोजीशन होगी उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की। दिस इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। वहां केस दूसरा था, वहां स्टेबल इक्विलिब्रियम कब मिला था, जब 0 हो गया था थीटा। तो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में आप देखिएगा, वहां आपको मिल जाएगा। दूसरे केस में अब यही थीटा अगर 90 रख दें हम इस इक्वेशन में, अगर थीटा 90 रख देंगे तो यहाँ cos 90 क्या हो जाएगा, 0। देखिएगा, तो इस केस में Q जो हो जाएगा वो मिल जाएगा 0। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो 0 है, यानी इस कंडीशन में जो डायपोल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब थीटा इक्वल 0 डिग्री पर मिनिमम मिलेगा, अदर देन पोजीशन पर इससे ज्यादा ही वैल्यू मिलेगी, और 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की 0 हो रही। अब हमारे पास 0 हो गया, 90 हो गया, एक वैल्यू और बचती है, थीटा अगर 180 डिग्री ले लें तो cos 180 कितना होता है, -1, -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। उस समय हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी +PE। दिस इज द मैक्सिमम, सॉरी काइनेटिक नहीं, दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल व्हेन the dipole axis or the dipole moment is making an angle 180 डिग्री। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये 180 डिग्री का मतलब क्या है, ये फील्ड की डायरेक्शन में ही खुद को अलाइन कर ले, उसी लाइन में आ जाए। 180 डिग्री तभी तो बनेगा, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब है, जब ये फील्ड के साथ लेटा हुआ है, तो जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी डायपोल की, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होगी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, ये तीनों केसेस आपको थीटा की वैल्यू पुट करने पर ही मिलते हैं। ठीक है,
अब दूसरा जहां पर आपने पीई साइन थीटा लिखा था, जैसे आपने टाउ को, आपने अभी एक ये रिलेशन लिखी पीई कॉस थीटा, इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस वेक्टर पी डॉट ई। तो जैसे हमने वहां वेक्टर फॉर्म में उसको डिनोट किया था डायपोल के टार्क को P क्रॉस ई, ऐसे ही आप यहाँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी को P डॉट ई भी कह सकते हैं, बहुत सारी बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा है, उसी वेक्टर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब P और E दोनों ही एक ही लाइन में है। भाई दो स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि डायपोल मोमेंट P की वैल्यू और E की वैल्यू जो डायरेक्शन है वो दोनों एक ही लाइन में है, एक ही डायरेक्शन में अलाइन है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, हो सकता है कि अपोजिट डायरेक्शन पर होने से उनकी एनर्जी मैक्सिमम हो, मिनिमम हो या जीरो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डॉट प्रोडक्ट यही बताता है कि P और E की डायरेक्शन सेम है। आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए, वीडियो में कहीं कोई दिक्कत हो बताते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।